वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो हम अभी जो चला रहे हैं वो है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहाड़ी पढ़ रहे हैं। इस चैनल पे पूरा हिल कंप्लीट किए हैं, तमिलनाडु वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, हिमालयन रिवर सिस्टम हिमालय कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, ये आता रहेगा, मतलब एक दिन हिल जाएगा, एक दिन रिवर आएगा, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर, जो भी मेरा 165 यूट्यूब फैमिली है, तो उसमें से किसी एक सब्सक्राइबर का ये कमेंट आया था कि रिवर सिस्टम कब से स्टार्ट होगा। तो रिवर सिस्टम जो है हम स्टार्ट कर दिए हैं जानबूझ के, क्योंकि उसमें अभी लंबा समय लगेगा, कई सारा स्टेट का हम पूरा पहाड़ी कंप्लीट करवाएंगे, तो रिवर को सीधे छोड़ देना ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग रिवर सिस्टम स्टार्ट कर दिए हैं। अलग अलग दिन पे अलग अलग कंटेंट मिलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, पहला पेमेंट जब आ जाएगा, तो उसके बाद हम ऐसा सोचे हैं कि हम इसको और ज्यादा समय देंगे और बाकी जो हम काम करते हैं उसको थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। अभी तो फिर ऐसा अगर कर देंगे ना तो घर से डांट सुनना पड़ेगा कि केवल यूट्यूब वीडियो ही बनाए जा रहे हैं, तो उसमें फिर हम और ज्यादा वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं, रिवर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, है ना। तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में अगर रिवर सिस्टम की बात करें तो दो तरीके का है। कौन कौन सा? एक तो वही कि हिमालयन रिवर सिस्टम और एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। बट रिवर सिस्टम को जानने से पहले, जैसे हम लोग जब हिमालय पढ़े थे तो हिमालय को पढ़ने से पहले हम हिमालय के फॉर्मेशन ये सबको देखे थे। अच्छा, हम गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन का भी फॉर्मेशन हम जियोलॉजिकल वाला में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिवर के बारे में जानने से पहले, रिवर के माने स्टार्ट करने से पहले कि क्या नाम है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उससे पहले रिवर के बारे में कुछ जान लेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम नदियों की बात करें तो नदी में 2-3 चीज होता है, जैसे कोर्स। ये कोर्स क्या होता है नदियों में, है ना। तो देखिए, ये जो आपका रास्ता है, ये नदी है, यहाँ ये नदी है, ठीक है। तो ये किनारा हुआ, ये नदी का एक किनारा, ये दूसरा किनारा, ठीक है। और ये जो बीच में ये नदी बह रही है, ये नदी, यही इसी रास्ते को नदी का कोर्स कहते हैं। कोर्स को हिंदी में हम कह सकते हैं पथ, ठीक है। तो ये नदी का पथ है, ठीक है। तो यही हो गया आपका कोर्स। इसके बाद एक और टर्म आता है कैचमेंट एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया, तो ये क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, इसको समझ लेते हैं फटाक से। देखिए, कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि आप कहां से जल को कैच करके ला रहे हैं। मतलब ये जो नदी है, ये किस किस क्षेत्रों का नाली, गंदगी, पानी, गंदा पानी, ये सब इसमें आ रहा है ना। तो वो सारा का सारा इलाका इसका क्या कहलाएगा, कैचमेंट एरिया कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एक एग्जाम्पल मान के चलिए, ये गंगा जी हैं, ठीक है। ये कौन है, गंगा जी हैं, पहला बात। दूसरी बात, ये यमुना हुई, है ना। अब उल्टा देखिए, यमुना को इधर से ला रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर से ऐसे यमुना आती है ना। तो ये यमुना हुई, है ना। अब ये यमुना जो है, ये इनमें पानी कहाँ से गिर रहा है, आप लोग खुद बताइए। तो दिल्ली का जो ये घर है, यहाँ से जो एक पानी आ रहा है ना, यहाँ से पानी आ रहा है। एक यहाँ पे एक घर है, यहाँ से पानी आ रहा है। यहाँ पे एक खेत है, तो यहाँ से भी पानी यमुना में आ रहा है, और फिर यमुना के होते हुए गंगा में आ रहा है, ठीक है। तो पता है कैचमेंट एरिया कौन सा होता है, ये घर वगैरह सब, ये घर वगैरह का जो एरिया है, जहाँ पे घर है, यमुना नदी नहीं है, वो क्षेत्र जहाँ पे घर बना हुआ है, वो सारा क्षेत्र भी गंगा के कैचमेंट एरिया के नाम से जाना जाएगा। माने वहां से, वहां का कचरा वाला पानी भी गंगा कैच करके अपने पास ला रही है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कैचमेंट एरिया किसी भी रिवर का बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कोर्स से बहुत बड़ा होता है कैचमेंट एरिया। क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरी क्या होता है। देखिए, ट्रिब्यूटरी क्या होता है उसको समझते हैं। ट्रिब्यूटरी को हिंदी में सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी को हिंदी में सहायक नदी कहते हैं। तो देखिए, कोई नदी का मदद कोई दूसरी नदी कर रही है, किस लिए, कोई नदी की सहायता कोई दूसरी नदी कर रही है, गंगा की सहायता कोई दूसरी नदी कर रही है। क्यों? उसको और बड़ा बनाने में, उसके जल प्रवाह क्षेत्र को और बड़ा बनाने में। तो हम ऐसी नदियों को
ऐसी नदियों को, वैसी छोटी नदियां जो किसी बड़ी नदी को और बड़ा बनाती हैं या किसी बड़ी नदी में जा करके अपना पानी गिरा देती हैं, हम उन छोटी नदियों को क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, हम उन छोटी नदियों को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक और शब्द आता है और वो है डिस्ट्रीब्यूटरी। एक और शब्द जो आता है, अच्छा देखिए, कुछ कुछ का हमको हिंदी मीनिंग सही में मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, तो उसका जो है आप लोग हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है उसको देखिए। डिस्ट्रीब्यूटरी किसी नदी का, ये मेन चैनल हुआ, मेन चैनल माने मेन जो नदी है वो, ये गंगा का मेन चैनल हुआ ना, ये गंगा जा रही है, मान के चलिए इस तरीके से गंगा जा रही है, इसी में से कट के, इन्हीं का पानी है बट कट के इतना इधर नीचे आ गया, ठीक है, या ऊपर चला गया, ये पानी गंगा का ही है बट ये कट के इधर चला गया। ठीक है, बाकी थोड़ा इधर चली गई, ये इधर चला गया। ठीक है, तो वो हिस्सा जो कट के उधर चला गया, मेन नदी का वो हिस्सा जो इससे कट के अलग नदी बना लिया है, ये कोई और नदी नहीं है, मेन नदी ही है, उसी का पानी है बट एक और नदी वो बन गया है, अब इससे दूर चला गया है, इससे दूर चला गया है, वापस इसमें कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे लौट के इसमें मिलने आ जाएगा, नहीं, ये इससे दूर जा चुका है और ये एक अलग नदी के नाम से अब जाना जा रहा है। हम ऐसे ही नदियों को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जैसे गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है माने वो गंगा ही है मगर वो अपना रास्ता उधर में मोड़ ली है, वो कहीं और चली गई है। गंगा का जो मेन स्ट्रीम था, मेन स्ट्रीम माने मेन धारा, गंगा की जो मुख्य धारा थी उसको वो छोड़ के थोड़ा अलग निकल गई हैं और वो एक अलग नदी के नाम से जानी जा रही हैं। तो हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, यहां तक का क्लियर है? तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरी भी अब क्लियर है, कैचमेंट एरिया भी अब क्लियर है, मेन स्ट्रीम का मतलब भी क्लियर है। मेन स्ट्रीम मतलब होता है या मेन चैनल मतलब होता है कि मेन जो धारा है, मुख्य धारा या मुख्य प्रवाह। ठीक है, यहां तक का क्लियर है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कितना एज होता है, नदियां क्या क्या फॉर्म करती हैं। एक तरीके से समझिए कि रिवर टोपोग्राफी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, रिवर टोपोग्राफी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी बीच में हम लोग देखते हैं वो रिवर टोपोग्राफी को। ठीक है, कि वो अपने किस उम्र में किस चीज का, किस स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो उसके पहले हमको जानना होगा कि कौन कौन सा एज होता है। तो देखिए, जैसे इंसान लगभग 3 एज 4 एज क्रॉस करता है तो नदियों के पास भी जो है 3 एज होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो देखिए, सबसे पहला होता है, नदियां चाइल्ड एज में होती ही नहीं है। द्रौपदी जैसी है नदियां, उनका चाइल्ड एज नहीं है, क्या है, वो सीधे जवान होती है। ठीक है, तो यंग एज, पहला जो एज होता है वो युवावस्था के नाम से जाना जाता है, यानी यंग एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दूसरा होता है अवस्था वो होता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब मिडिल एज। जो तीसरा होता है वो होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज। यही 3 एज होते हैं नदियों के। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे यंग एज में नदियों का व्यवहार कैसा होता है और नदियां किन तरीके के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, कौन कौन से टोपोग्राफिकल जो है चीजें बनाती हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हम यंग एज यानी युवावस्था में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि युवावस्था में नदियों का जो चाल ढाल है वो कैसा रहता है ना, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं अपने यंग एज में। तो देखिए, इसको इंसान से मिलाइए। यंग एज में इंसान में
जो ताकत होता है ना, ताकत, स्ट्रेंथ, वो बहुत ज्यादा होता है। तो नदियों का भी जो स्ट्रेंथ है वो यंग एज में बड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है नदियों का यंग एज में। पहाड़ का पहाड़ तोड़ देती हैं, पटक पटक के चलती हैं, कूदते फांदते हुए चलती हैं। ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर है? तो पहला चीज तो यह है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, आखिर स्ट्रेंथ का कारण क्या होता है? तो देखिए, यंग एज में स्ट्रेंथ का क्या कारण होता है? हमारा बॉडी फिट होता है ना, तो इस वजह से हम लोग का यंग एज में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। जितना काम हम आज कर सकते हैं उतना हम अपने ओल्ड एज में या मिडिल एज में नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से नदियों का जो स्ट्रेंथ का कारण है वो क्या है? वो है ढाल। ढाल या ढलान। ढलान मतलब ऊंचाई, हाइट, या आप इसको ये भी कह सकते हैं ग्रेडियंट, या फिर इसका सिंपल नाम स्लोप। ठीक है, तो ये कुछ चीज है। देखिए कैसे, पहला तो ये है। दूसरा है अमाउंट ऑफ वाटर। आखिर नदियां अपने यंग एज में इतना ताकतवर कैसे होती हैं? तो अमाउंट ऑफ वाटर दूसरा नंबर है। पहला है ढलान। पहला क्या है? पहला है ढलान। ठीक है, ढलान मतलब ऊंचाई। देखिए, नदियां काफी ऊंचाई से जब गिरती है ना तो उसमें बहुत ताकत होता है। कारण क्या है? ग्रेविटी भी तो एक कारण है। खींच रहा है कोई नीचे और ऊपर से हम एकदम पूरा अमाउंट ऑफ वाटर लेके कूद गए तो ज्यादा हम हानि करेंगे। जैसे समझिए, हम एक बड़ा सा पत्थर अपने छत से तेजी से मार के फेंके तो नीचे बोरिंग हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके का मतलब होगा नहीं, गड्ढा हो जाएगा ना, ये हम कहना चाह रहे हैं, है ना। और वही एकदम एक छोटू सा पत्थर नीचे ऐसे गिरा दे, अपने छत से नीचे गिरा दें तो क्या कुछ होगा? जमीन को कुछ नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई एक तो ऊंचाई भी जरूरी है। अगर हम नजदीक से बहुत बड़ा सा पत्थर लिए, देखिए इस बात को समझिएगा, दो कारणों से नदियों का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है अपने यंग एज में। कारण नंबर 1, पहला कारण ये है कि वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती है ना, बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, और पूरा तोड़ ताड़ देती है सारा पहाड़। इसका एग्जाम्पल समझिए, क्या होता है कि अगर हम छत से धड़ाम से किसी भी चीज को फेंके कस के, तो वो क्या करेगा? धड़ाम से फेंके कस के तो वो नुकसान पहुंचाएगा, तोड़ फोड़ कर पाएगा, पहला। दूसरा, अमाउंट ऑफ वाटर भी ज्यादा है। हम बड़ा सा पत्थर लिए और खूब कस के फेंक दिए तो बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए, वही छोटा सा पत्थर लेंगे और ऊपर से कस के भी फेंकेंगे तो उतना तोड़फोड़ नहीं कर पाएगा वो, है ना। और इसके बाद समझिए, अगर वही हम एक बड़ा सा पत्थर लिए, एक बहुत बड़ा पत्थर लिए और ऊपर से पट से फेंक दिए तो एकदम इंसान वहीं पे मर जाएगा, किसी इंसान पे फेंक दिए तो, है ना। और वही अगर छोटा पत्थर ऊपर से कस के फेंकेंगे तो उसका टकला फूट जाएगा, है ना। यानी क्षति तो पहुंचेगा, क्षति तो पहुंचेगा। बट अगर अमाउंट ज्यादा रहेगा, मास ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो और ज्यादा क्षति पहुंचेगा। यानी ऊंचाई और मास के ज्यादा होने से ज्यादा ताकतवर होता है कोई भी सब्सटेंस। दूसरा, सिमिलरली अगर हम एक बहुत बड़ा पत्थर लिए ऊपर से फेंके तब तो ठीक है। अगर ढलान हटा दें, हम ऊंचाई हटा दें, स्लोप हटा दें और उसके बाद देखते हैं कि ये जो पत्थर है ये कितना कारगर सिद्ध होता है। देखिए, हम एक बहुत बड़ा पत्थर लिए और उसको चुपचाप से जमीन पे रख दिए, क्योंकि हम ढलान तो यूज कर नहीं रहे, हम ऊंचाई से नहीं फेंकेंगे। तो फिर क्या किसी का चोट लग सकता है, किसी का सर फूट सकता है? नहीं फूटेगा, क्योंकि हम उसको बड़े ही प्यार से उसको नीचे रख दिए हैं। हम उसमें ग्रेडियंट का यूज नहीं किए, हम ढलान का या हाइट का यूज नहीं किए हैं। तो ये दोनों का होना जरूरी है। मास यानी द्रव्यमान भी बड़ा होना चाहिए और साथ के साथ हाइट भी ज्यादा होना चाहिए। इसी केस में स्ट्रेंथ बढ़ जाता है नदियों का। ठीक है, इस केस में नदियों का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। युवावस्था का पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है इसमें। उसके बाद क्या है? स्ट्रेंथ होने के कारण ही ये लोग बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचाती है ना, यानी विदरिंग करती है। विदरिंग करती है। विदरिंग का मतलब होता है अपक्षय करना। ठीक है, तो ये यही सब कुछ ये है।
अब देखते हैं कि ये लोग क्या क्या बनाती हैं, उस पे बात करते हैं। यंग एज में, प्रौढ़ावस्था किसी और वीडियो में बात करेंगे, फिर वृद्धावस्था किसी और वीडियो में। यंग एज में यही सब कुछ चीज नदियां बनाती हैं। देखिए ये जो पहाड़ है नदियां इसी पे चलती हैं, है ना। तो ये नदियां जैसे यहाँ पे चल रही है ना, तो यहाँ काट काट के फिर यहाँ से कूद जाएंगी, फिर काट के फिर ऐसे ऐसे करते चलेंगी, जिस कारण से यहाँ पे काटाकाटी मचाने की वजह से वी शेप बना लेती हैं, है ना। उछल कूद करने के वजह से यहाँ काटते हुए ये वी शेप बनाती हैं, एक गड्ढा बनाना शुरू करती हैं और फिर उठ जाती हैं। यहाँ आई, गिरी, गड्ढा सा हुआ, फिर ऊपर उठ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऊपर उठ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऊपर उठ गई। तो इस कारण से ये एक घाटी बनना शुरू हो जाता है, खोदना शुरू हो जाता है, खुदाई शुरू हो जाता है किसमें, पर्वत में। और वो पर्वत किस शेप का खोदा हुआ बन जाता है, तो वो कुछ ऐसा दिखने लगता है, कुछ ऐसा दिखने लगता है। नदियां कुछ उसको ऐसा शेप दे देती हैं और इसी घाटी को हम वी शेप वैली कहते हैं। इसी घाटी को हम क्या कहते हैं, वी शेप घाटी कहते हैं। पहला हुआ, इसके बाद देखिए ये वी शेप घाटी कुछ इस तरीके से जब नदियां बनाई तो उसके बाद फिर इस पे पड़ेंगी, फिर ऊपर जाएंगी, फिर आके पड़ेंगी, फिर ऊपर जाएंगी। ये बार बार यहाँ पे टकराने के वजह से ये कुछ ऐसा टूट करके हो जाती हैं, ठीक है। ये हिस्सा यहाँ से तोड़ देती है ये, ठीक है। जैसे इस तरीके से था ना, बार बार गिरने की वजह से इतना तोड़ देती है और ये चौड़ा मुंह बन जाता है नीचे से। और ये जो स्ट्रक्चर है हम इसे क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। और आपको पता होगा कि इंडस गिलगित के पास पहुंच करके, गिलगित कहाँ है, एक जगह है, एक गांव या शहर कह लीजिए, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहां पहुंच के कूद जाती है सीधे नीचे और एक डीप गॉर्ज यानी गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन, सिंधु नदी, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गॉर्ज और ये क्या था, वी शेप वैली। तो दूसरी आकृति तो ये हो गई। इसके बाद क्या होता है, ये इस तरीके से करते हुए और काटते कूटते हुए इतना इस तरीके का एक लंबा सा काट करके बना देती है वैली, मतलब जो कि अंदर तक खाई जैसा एकदम बन जाए, है ना। ये जो चौड़ाई है ना ये कम हो जाए और इस तरीके से ये पूरा काटते हुए अंदर तक पहाड़ को काट देती है और एकदम नीचे तक ले जाती है। इसी को ये आई शेप ले लिया, मतलब यहाँ पे ये ऐसे लंबा है, बट यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आई शेप हो गया। हम ऐसे शेप को आई शेप घाटी कहते हैं, ठीक है। हम ऐसे शेप को, नदियां गॉर्ज का निर्माण करने के बाद आई शेप घाटी बनाती हैं। नदियां गॉर्ज का निर्माण करने के बाद और उस पहाड़ी क्षेत्र को खोदते चली जाती है, जिस कारण से वहां पे आई शेप वैली का निर्माण हो जाता है। और इसको आई शेप वैली को, आई शेप घाटी को कैनियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनियन भी बोलते हैं। सबसे बड़ा जो कैनियन है वो ग्रेट कैनियन यूएसए में बनाया गया है कोलोराडो नदी के द्वारा। यहां तक का क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बनने के बाद नदियां उसके बाद नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। यहां तक का तो क्लियर है, बट क्या सारा का सारा पानी इतने ही दूर में रुक जा रहा है, नहीं। यहां से कूद के फिर ये लोग आगे चला जाता है ना। फिर इसके बाद और आगे ऐसे ऐसे चलते जाता है। तो ये जो कूदा खानी मचाता है ना, एक सेकेंड रुकिएगा। अब गॉर्ज के बाद हम लोग रैपिडो को देखेंगे। यहाँ पे गॉर्ज और आई शेप वैली के बाद कैनियन कौन सा है, आई शेप वैली ही कैनियन है और कोई नहीं है। आई आकार की घाटी को ही कैनियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जैसे ये पहाड़ है ना, तो ये नदी जो आई यहाँ पे गिरी, इसके बाद कूद के ऊपर चली गई, तो बाकी पानी ऊपर भी तो जा रहा है ना। तो ये जो कूदा खानी मचा रहा है, ये जो जगह है, आखिर यहाँ पे ऊपर नीचे कूदते फानते हुए जो ये जा रहा है पत्थर के सहारे, ये पथरीला उबड़ खाबड़ जगह क्या कहलाता है, ये पथरीला उबड़ खाबड़ जगह क्या कहलाता है, जिससे नदियां ऐसे कूदते फानते जा रही हैं, है ना।
काट रही है, कहीं पे कहीं के ऊपर कूद के चली जा रही है, तो ये जो पथरीला जगह है हम इसे रैपिडो के नाम से जानते हैं। रैपिडो को हिंदी में क्षिप्रिका कहते हैं। रैपिडो को हिंदी में क्षिप्रिका कहते हैं। क्षिप्रिका ये कहते हैं रैपिडो को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो नाव वाला गेम खेलते हैं, राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, पहला क्लियर है, रैपिडो क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ से फिर हम लोग जैसे ऐसे ऐसे नदी ऊपर ऊपर कूद के चली गई, कुछ यहाँ पे गिरी आई शेप में, यहाँ पे ऐसे करके बनाई, पहले वी फिर काट दी तो आई बन गया, तो कुछ पानी तो नीचे गिर जाता होगा, फिर इधर चला गया लो। तो जो ये पानी है ये रैपिडो के सहारे रैपिडो बना ली। इसके बाद ये अब पहाड़ी इलाका से नीचे कूदेगी, तो पहाड़ी इलाका से जब ये लोग नीचे कूदती है तो फिर ये वाटरफॉल यानी जल का प्रपात करती है। जल का प्रपात मतलब जल गिरता है, पूरा धड़ाम धड़ाम गिरना शुरू कर देता है और अब ये प्लेन एरिया की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो जब ये वाटरफॉल होता है, जलप्रपात होता है, तो नीचे एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। पूरा का पूरा पानी वाटर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये वाटरफॉल हुआ और जैसे ही वो फॉल हुआ उसके बाद यहाँ पे एक पूरा ये जो गिरा है पानी वो इकट्ठा हो जाएगा और ये हिस्सा लेक कहला सकता है, अवनमन कुंड के नाम से जाना जाता है। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम रिजर्वॉयर भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं? रिजर्वॉयर भी कह सकते हैं। क्या यहां तक का क्लियर है? तो यहां तक आपको यंग एज में देखने को मिलता है। देखिएगा एक बार फिर से, यंग एज में नदियां सबसे पहले कूद फान के कुछ तोड़ देती हैं और जिससे कि गड्ढा निर्माण होता है। वो गड्ढा अंग्रेजी के अक्षर भी के समान दिखता है, तो उसका नाम वी शेप घाटी या वी शेप वैली पड़ता है। ठीक है, ये गड्ढा फिर थोड़ा चौड़ा हो जाता है कट के, फिर ये गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। फिर ये और अंदर खोदना शुरू करती है पहाड़ को और एक संकीर्ण जो है गड्ढा का निर्माण करती है, नैरोवर वैली का निर्माण करती है और वो कुछ इस शेप का होता है और हम इसे आई शेप वैली कहते हैं। पानी का कुछ हिस्सा ऊपर से कूदते हुए पहाड़ों पे चला जाता है। ये हिस्सा जो उबड़ खाबड़ आकृति को पार करता है, उस उबड़ खाबड़ आकृति को हम रैपिडो कहते हैं या क्षिप्रिका कहते हैं। रैपिडो पे राफ्टिंग नाम का एक स्पोर्ट्स किया जाता है, उसमें नाव से जो है पानी के ऊपर कूदते फानते सब जा रहा होता है। ठीक है, ये सब पहाड़ी इलाकों में ही होता है। क्यों? क्योंकि नदियां युवा अवस्था में पहाड़ पे ही होती हैं, वहीं पे उनका जन्म होता है पहाड़ों से। अब बात करते हैं उसके बाद जब ये पहाड़ी इलाका से थोड़ा नीचे की तरफ आती हैं, यानी पहाड़ में थोड़ा निचला पहाड़ी के क्षेत्र में, तब इनका पूरा का पूरा पानी नीचे गिरता है और ये जो पानी नीचे गिरा हम इसको जल का आपतन कहते हैं, माने जल गिर रहा है यानी जल प्रपात कहते हैं। ये जल प्रपात जब नीचे गिरेगा जल तो वो पूरा का पूरा जल एक जगह किसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा और उस गड्ढे को हम लेक कह सकते हैं और रिजर्वायर कह सकते हैं। हिंदी में अवनमन कुंड कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां तक ही। इसके बाद ये प्लेन एरिया की तरफ आगे बढ़ेगी और प्लेन एरिया में फिर नदियां जाते जाते मिडिल एज में पहुंच जाती हैं। फिर वहां पे भी कई सारे चीजों का निर्माण करती हैं, जैसे ऑक्सबो लेक, मियांडर, फिर आपको जो है वहां पे ये नदियां किनारों का निर्माण करती हैं और भी बहुत सारी चीजों को निर्माण करती हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ के साथ हम लोग अब जो पहला रिवर है हिमालयन रिवर सिस्टम का पहला रिवर, पेनिनसुलर रिवर को हम अलग से पढ़ाएंगे, हिमालयन को अलग से। तो हिमालयन रिवर सिस्टम का पहला रिवर हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, और उसको हम शुरू से बताएंगे। सबसे पहले वो जो 5 दोआब है उसको बताएंगे और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट हम सारा देख लेंगे। चलिए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।